सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी की एडिटोरियल क्लास में। इन्फ्लेशन अलर्ट नाम के इस इकोनॉमिक एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज की थीम है अपनी इकोनॉमिक। तो जो लोग आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, बैंक क्लर्क ऐसी प्रिपरेशंस करते हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो लोग एसएससी के अंदर इकोनॉमिक एडिटोरियल पढ़ने से थोड़ा सा भी घबराते हैं उनको भी आज ध्यान से इसे देखना है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले सभी से गुजारिश है, ट्रांसलेशन क्लास नहीं है ये। ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं बहुत सारे ग्रामर रूल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ और ऐसे डिस्कस करता हूँ जैसे आप एग्जाम के अंदर फेस करने वाले हैं। साफ साफ नोट्स बनाएं, लंबी दौड़ में बहुत काम आएंगे आपके। शुरू करें। चलो वीडियो को एक लाइक देना और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि इंस्टेंटली आपको हर रोज मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। कह रहे इन्फ्लेशन अलर्ट। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, मुद्रास्फीति बोलते हैं हिंदी में। तो कह रहे महंगाई का अलर्ट अभी बज गया है, महंगाई का जो सायरन है, बजर है, वो बज गया है ना। तो प्राइस जो बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं चीज़ों के, उसी के ऊपर अपना एडिटोरियल बेस्ड। अब देखो किसने बजाया सायरन, अलर्ट कैसे आया, ये मालूम चलेगा टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा राइजिंग प्राइसेस डिस्पाइट द डिप्रेस्ड डिमांड इज कॉज फॉर डिस्क्वाइट। कह रहा राइज होते हुए जो प्राइस है ना, उठते हुए जो दाम है, राइज होना मतलब उठना, ऊपर उठना। इसको भी ध्यान से देखेंगे अपने, इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कह रहा उठते हुए जो दाम है बावजूद डिप्रेस डिमांड के, बावजूद कम होती हुई डिमांड के, वो कॉज फॉर डिस्क्वाइट है। वो एक चिंता का, डिस्क्वाइट का, परेशानी का कॉज है। डिस्क्वाइट का मतलब होता है जब आप क्वाइट ना हो पाए। क्वाइट मतलब आप शांत होते हैं, डिस्क्वाइट मतलब अशांति। डिसरप्शन बोल दो, एंग्जाइटी बोल दो, रेस्टलेसनेस बोल दो, या बोल दो फोरबोर्डिंग। फोरबोर्डिंग वर्ड ऐसे बना है, बोर्ड मतलब पहले से किसी चीज़ का अंदाजा लगाना, फोर मतलब पहले से, मतलब आपने किसी खराब चीज़ का पहले से अंदाजा लगा लिया तो आप डिस्क्वाइटेड हो जाते हो, आप डिसरप्टेड हो जाते हो, एंग्शियस हो जाते हो, रेस्टलेस हो जाते हो, है ना। तो फोरबोर्डिंग वर्ड को नोट करें, पहले से ही खराब चीज़ों का अंदाजा लगा करके परेशान हो जाना, फोरबोर्ड हो जाना, है ना। चलो अब इस सेंटेंस पर देखने वाली चीज़ क्या है, ग्रामर। आपका सब्जेक्ट है राइजिंग प्राइसेस, वर्ब आपकी इज पिंक के अंदर। पहला तो मेरा आप सभी से सवाल है, प्राइसेस के साथ में इज नाम की सिंगुलर वर्ब कैसे आ गई, है ना। इस पर भी मैं कॉन्सेप्ट आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज, सब्जेक्ट को मैंने ग्रीन में रखा है, वर्ब को मैंने पिंक में रखा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 10-15 दिन के अंदर ये एक्सरसाइज करके आप जो गेन करेंगे ना अपनी इंग्लिश की जर्नी में, वो आप 6-8 महीने में इस एक्सरसाइज को किए बिना गेन नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना। आप सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना सीख लो, जैसे मैंने ग्रीन और पिंक में डाला है। अब 10 दिन के अंदर आप वो चीज़ फील करेंगे जो आपने 6 महीने में फील नहीं की है। कहने का मतलब ये है ना। तो पूरे एडिटोरियल का मार्क्ड है, फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। अच्छा, आज थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया है। द हिंदू थोड़ा सा डिस्क्वाइट हो गया है, एंग्शियस हो गया है, फोरबोर्डिंग करने वाला है। कैसे? अभी उसने कॉपीराइट स्ट्राइक से नहीं शुरू कर दी है ना, बहुत सारे चैनल्स को, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। तो अभी उनके न्यूज़पेपर को अपने यूज़ नहीं करेंगे, अपने खुद के न्यूज़पेपर को यूज़ किया करेंगे। मतलब उनके न्यूज़पेपर को कॉपी पेस्ट करके मैंने इसको बनाया है ना। चलो अच्छा, अब आ जाते हैं अपने मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट पे, फटाफट देखते हैं इसको, है ना। ये इज यहाँ पे कैसे आया है अभी इसको अपने डिसाइड करेंगे, है ना। चलो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मैंने वो कई बार करवा दिया, आज उसको मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकर के जा रहा हूँ। आपको मैंने बताया हुआ राइज और रेज दो अलग अलग वर्ब्स हैं, दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। आप इन दोनों को आपस में कंफ्यूज कर देते हो। नंबर 1 कॉन्सेप्ट तो ये है ना। राइज का मतलब होता है उठना, आप कुर्सी से उठे, बेड से उठे, जो प्राइसेस के दाम हैं, जो प्राइसेस हैं वो ऊपर उठ गए, है ना। किसी भी चीज़ का ऊपर उठना होता है राइज होना। अच्छा, खुद का उठना तो राइज, पर अगर आप कोई चीज़ को उठाएं, मैं आपको उठाऊं, आप अपने हाथ को उठाओ, है ना। प्लेन में जो है, जो लोग जाएं और प्लेन लोगों को ऊपर उठा दे, समझ गए ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप उठाएंगे तब आप रेज नाम की वर्ब को यूज करेंगे। तो खुद उठने के लिए राइज, किसी चीज को उठाने के लिए रेज। अच्छा, राइज और रेज की फॉर्म्स भी ऐसे ही हैं, राइज, रोज, रीजन, और रेज की रेज, रेज्ड, रेज्ड। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है, इन दोनों को वो मिक्स करवा देता है, आपको उठने की जगह उठवा देता है और उठवाने की जगह उठा देता है। जैसे ही रेजेस एट 8 PM इन मॉर्निंग, वो 8 बजे, 8 PM लिखना था, AM लिखना था, है ना। वो सुबह में 8 बजे उठता है। He raises at 8 PM in morning। अब ये रेज वर्ब का मतलब देखोगे तो इसका मतलब होता है उठा देना। भाई वो रेज करता है, किसको उठाता है भाई? 8 बजे तो वो खुद उठता है।
अगर वो रेस करता होता तो किसी और को उठाता, है ना, तो वो रेस नहीं करता, एक्चुअल में वो राइजेस होता है, रेजेस नाउ करके। तो मैं यहाँ पे इस पे लिखूंगा ही राइजेस at 8 PM in the morning। समझ गए ना। अगला सेंटेंस देखो, he raised from his chair। उसने अपनी चेयर से उठा दिया। अरे भाई किसको उठा दिया? उसने चेयर से खुद को उठा दिया। अगर खुद को उठा दिया तो राइज हुआ, रेज नहीं हुआ। तो मैं यहाँ लिखूंगा ही रोज, रेज है ना, देखो सेकंड फॉर्म है रेज्ड, तो यहाँ मुझे राइज की सेकंड फॉर्म रोज को यूज करना है। ही रोज फ्रॉम हिज चेयर। सो फार सो गुड, समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अब इसको थोड़ा आगे समझते हैं। रेज का एक और मीनिंग भी होता है, वो होता है बच्चों को पैदा जो है ना पालना, है ना। जैसे यू रेज 4 चिल्ड्रन, तो इसका मतलब क्या है, आप 4 बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अब रेज का एक और मतलब भी है, उसके हिसाब से देखें, शी वर्क्स हार्ड टू राइज हर चिल्ड्रन। वो बड़ी हार्ड वर्क करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है अपने बच्चों को उठाने के लिए नहीं, अपने बच्चों को राइज करने के लिए नहीं, अपने बच्चों को रेज करने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, है ना। तो यहाँ भी मुझे लगाना है रेज। अब इसमें एक ट्रिक क्या है अपने पास, अगर राइज या रेज दोनों में से जो भी वर्ब आ रही है उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तब तो आपको ये रेज वाली ग्रुप में से एक वर्ब को चूज करना है। अगर उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा, तो आपको ये राइज वाले ग्रुप में से एक वर्ब को चूज करना है। जैसे राइज के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, प्रेपोजिशन आ रही थी, तो हमने राइज चूज किया। यहाँ पे भी रोज चूज किया क्योंकि इसके बाद में फ्रॉम नाम की प्रेपोजिशन आ रही थी। यहाँ पे हमने रेज चूज किया क्योंकि इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही थी, बल्कि हर चिल्ड्रन नाम का एक नाउन आ रहा था। समझ गए ना, ट्रिक नंबर 1। अब इस ट्रिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, अब देखना ध्यान से। रेज वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकती है, रेज वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकती है, राइज वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, है ना। रेज वर्ब जरूर ऑब्जेक्ट लेगी, राइज वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, क्योंकि आप खुद उठ रहे हो, खुद को ही उठा रहे हो, तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो राइज जो है ना, राइज, इससे बनने वाला जो जीरेंड है राइजिंग, इससे बनने वाला जो जीरेंड है राइजिंग, वो कभी भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि राइज वर्ब खुद ही ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, तो इसका जीरेंड जो है ना, जीरेंड, वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। अच्छा, दूसरा रेज की बात करें, जो रेज से बनने वाला जीरेंड है, जो रेज से बनने वाला जीरेंड है राइजिंग, रेजिंग, वो अपना जीरेंडियल ऑब्जेक्ट रख सकता है। इस बात के बहुत इंप्लीकेशंस हैं, आपको सोचने में लग रहा होगा टेक्निकल से सर ने क्या बोल दिया। देखो, जीरेंड की वीडियो आप देख चुके हो, जीरेंड का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको मालूम है ना। अगर राइज वर्ब आपने जीरेंड के हिसाब से यूज किया है तो इसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर आपने रेज वर्ब यूज किया है तो इसका ऑब्जेक्ट जनरली जो है, इसका ऑब्जेक्ट अपना आप जो है दे सकते हो। इच्छा है आपकी देना नहीं देना तो मत दो। तो इसका इंप्लीकेशन ये हुआ, राइज वर्ब जीरेंड की तरह यूज होती है ना, तो एक्चुअल में वो जीरेंड की तरह यूज नहीं हो रही होती। अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो राइज वर्ब एक्चुअल में प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है एडजेक्टिव का काम कर रही होती है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, राइजिंग रेजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इज कॉज फॉर वरी। सब लोग कोशिश करेंगे, मैंने आपको बता दिया, राइज वर्ब का जो राइजिंग जीरेंड है कभी भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, रेज वर्ब का जो रेजिंग जीरेंड है वो अपना ऑब्जेक्ट लेगा। आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सा यहाँ पे मैं चूज करके इस ब्लैंक में रखूं, है ना। चलो देखो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आपको यहाँ सब्जेक्ट की तलाश है, ऑफ प्रेपोजिशन है, मैं पार्सिंग कर रहा हूँ, फटाफट देखना। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पेट्रोल, पेट्रोल आपका सब्जेक्ट नहीं है। इज आपकी मेन वर्ब है, ये आप समझ रहे होंगे मेन वर्ब क्या होती है। अ कॉज, इससे व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, भाई क्या है, अ कॉज एक कारण है, ये इसका ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। फॉर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ वरी, वरी नाम का मतलब चिंता। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ इस वर्ब को एक सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो बनेगा राइजिंग प्राइसेस या बनेगा रेजिंग प्राइसेस। अब इस चीज पे ध्यान देना, मैं कैसे चूज करता हूं दोनों में से एक, और एक ही बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता। कैसे, मान लो मैं कर दूं राइजिंग प्राइसेस, मान लो मैं कर दूं राइजिंग प्राइसेस, ठीक है ना। राइजिंग प्राइसेस को मैं सब्जेक्ट बना दूं। अब राइजिंग प्राइसेस जैसे मेरा सब्जेक्ट बनेगा ना, तो मुझे इन दोनों में से एक को सब्जेक्ट बनाना है। या तो प्राइसेस को सब्जेक्ट बनाना है, राइजिंग को एडजेक्टिव मानना है, या राइजिंग को जीरेंड मानना है, प्राइसेस को उसका ऑब्जेक्ट मानना है ना। या तो राइजिंग को जीरेंड मानना है, प्राइसेस उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, या प्राइसेस आपका सब्जेक्ट बनेगा, राइजिंग इसके लिए एक एडजेक्टिव का काम करेगा। इतना आप जानते हो, है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों काम कर सकती है। अब मुझे बताओ, राइजिंग जो है राइज वर्ब से बनने वाला जीरेंड है, क्या ये अपना जीरेंडियल ऑब्जेक्ट रख सकता है, सर नहीं रख सकता। इसके पास कोई ऑब्जेक्ट कभी होता ही नहीं। ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती तो ये राइजिंग जीरेंड नहीं बन सकता, क्योंकि फिर इसको प्राइसेस नाम का एक ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ जाएगा। इसका करोगे क्या प्राइसेस का,
अगर इसको देना पड़ेगा तो राइजिंग को जीरेंट नहीं मानो, राइजिंग को आप अपना एडजेक्टिव मान लो, प्राइसेस आपका सब्जेक्ट हो गया। समझ गए ना लॉजिक क्या लगा? राइजिंग जो है, राइजिंग वो जीरेंट नहीं बन सकता, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव काम करेगा, क्योंकि इसके बाद में प्राइसेस नाम का एक नाउन आ रहा है। अगर इसको जीरेंट बनाया तो इस नाउन को इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ये वर्ब अलाउ नहीं करती ऑब्जेक्ट लेने को, है ना, राइज नाम की वर्ब। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो प्राइसेस के हिसाब से वर्ब क्या आएगी? यहाँ पे आर आएगी। राइजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर ए कॉज फॉर वरी। राइजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर अ कॉज फॉर वरी। समझ रहे हो ना कितना गहरा कॉन्सेप्ट है? अगर यहाँ पे ये राइजिंग जीरेंट बन सकता होता तो यहाँ पे आर नहीं ए जाता। जीरेंट अपना सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रखता है। समझो, अब अगले सेंटेंस में देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है? बढ़ते हुए दाम जो है ना वो कॉज फॉर वरी हैं, उठते हुए बढ़ते हुए दाम है वो जो है सबके लिए चिंता का विषय है ना। चलो अब इसमें देखो, बाय राइजिंग या रेजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल द गवर्नमेंट इज एंटिसिपेटिंग एन इंक्रीज इन रेवेन्यू। राइज करके या रेज करके दामों को पेट्रोल के सरकार एंटिसिपेट कर रही है, आशा कर रही है रेवेन्यू में इंक्रीज की, इसकी कीमत में, इसकी जो है इनकम में एक इजाफे की, है ना। रेवेन्यू मतलब इनकम। अब यहाँ दोनों में से क्या आएगा? फिर से पॉज कर दे करके बताना मुझे। राइजिंग और रेजिंग में से यहाँ पे आप क्या लगाओगे? चलो देखो, आपको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। बाय प्रीपोजिशन क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो रेजिंग प्राइसेस बनेगा या राइजिंग प्राइसेस बनेगा, या तो रेजिंग प्राइसेस बनेगा या राइजिंग प्राइसेस बनेगा। अगर मैं राइजिंग प्राइसेस को इसका ऑब्जेक्ट बना दूं, अगर मैं राइजिंग प्राइसेस को इसका ऑब्जेक्ट बना दूं तो राइजिंग यहाँ पे जीरेंट का काम नहीं करेगा, प्राइसेस आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि राइजिंग एक एडजेक्टिव ही बन सकता है। राइज वर्ब कभी भी किसी दूसरे नाउन के साथ में आकर के जीरेंट नहीं बन सकती। समझ गए ना? अब इस केस में प्राइसेस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस का मतलब निकालो। बाय राइजिंग प्राइसेस, राइज प्राइसिंग मतलब उठते हुए प्राइसेस, तो कह रहा उठते हुए प्राइसेस के द्वारा पेट्रोल के सरकार एंटिसिपेट कर रही है एक इंक्रीज को रेवेन्यू के अंदर। तो पहला मीनिंग तो ये निकला, उठते हुए प्राइसेस के जरिए सरकार एंटिसिपेट कर रही है रेवेन्यू में इंक्रीज को। दूसरा मतलब कैसे निकलेगा? मान लो राइजिंग की जगह मैं रेजिंग लगा दूं, मान लो राइजिंग की जगह मैं रेजिंग लगा दूं तो यहां पे रेजिंग एक जीरेंट बन सकता है, रेजिंग अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है प्राइसेस। अब सेंटेंस ऐसा बनेगा, रेज करके प्राइसेस को, रेज करके प्राइसेस को, उठा करके दामों को सरकार एंटिसिपेट कर रही है एक इंक्रीज को रेवेन्यू के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको यहाँ पे रेजिंग लगाना है, क्योंकि सरकार देखो बाय प्रीपोजिशन यही बताती है, ऐसा करके मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा करके मैं ऐसा कर रहा हूं। बाय वर्किंग हार्ड आई गॉट सक्सेस, हार्ड वर्क करके मैंने सक्सेस को पाया। तो बाय प्रीपोजिशन क्या बताती है? किस जरिए आपने किस काम को किया, है ना। बाय प्रीपोजिशन को हम कर भी चुके हैं डिटेल के अंदर, आपको पता होगा, हमने प्रीपोजिशन की एक अलग से वीडियो की हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास रेजिंग प्राइसेस आना चाहिए, रेजिंग को मैं जीरेंट बनाऊंगा, इस काम को करके सरकार एंटिसिपेट कर रही है अपने रेवेन्यू में इंक्रीज को। इसको मैं गोल्डन ग्रामर सीरीज में लूंगा इस कॉन्सेप्ट को, राइज वर्सेज रेज, लाई वर्सेज ले, और तीसरा है हैंग वर्सेज हंग, और चौथा है फॉल वर्सेस फेल, है ना। चारों को मैं वहां पे अच्छे से लूंगा। अभी के लिए आप इतना जो है डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, कैसे राइज को अपने जीरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, जीरेंट नहीं बना सकते। अगर इतना समझ गए, फटाफट से 4 क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास, चारों क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करना। आज इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में हर रोज की तरह। कल के आंसर्स में थोड़ा लेट अपडेट करता हूँ यार, दोपहर में फ्री हो गया ना, पर कर देता हूँ। अभी आप जाके पिछले 1 महीने के किसी भी वीडियो के आंसर्स देख सकते हो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डालना कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, एक छोटी समरी दे देता हूँ मैं किस बारे में लिखा हुआ है अपना एडिटोरियल, ताकि आपको मालूम चले। देखिए समरी यह है कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है कोविड के बाद, और बाजार में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए कोई दाम, कोई उसको जो है पैसा ही नहीं है किसी चीज़ को, माल को खरीदने के लिए। अब जब पैसा नहीं है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है तो ये होती है डबल वहमी। ये एक बहुत ही डिलेमा वाली सिचुएशन होती है, बहुत ही खराब सिचुएशन है, सिनेरियो है। क्योंकि आपके बाजार में इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब आपके पास जेबों में बहुत पैसा होता है, और ये एक नॉर्मल सिनेरियो होता है। पर अब तो पैसा ही नहीं है आपकी जेब में। इसका मतलब क्या है? जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो भी कुछ नहीं खरीद सकता, और जो छोटी मोटी नौकरी करता है वो भी कुछ नहीं खरीद सकता। समझ गए ना? तो कह रहा है ऐसा एक सिनेरियो आज के डेट में पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर आ रहा है। अब इसी के ऊपर ये चर्चा करेगा, थोड़ा सा इसके अंदर इन डेप्थ जाकर के देखेगा, इसके इलाज के बारे में आपको बताएगा। आज की अपना एडिटोरियल की समरी है एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव या बोल सकते हो कंसर्न्ड। एप्रीहेंसिव और कंसर्न्ड का मतलब होता है आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो, एंग्शियस हो,
आपको डर लग रहा है, आप आगे का सोच करके बहुत परेशान हो, समझ गए ना। तो एप्रीहेंसिव या कंसर्न्ड आज की टोन है। किसी का सवाल था सर टोन्स कैसे पता करें, एक वीडियो मैंने की हुई है, मेंबर्स ओनली वीडियो थी पर मैंने उसको बाद में सबके लिए ओपन कर दिया था, उस वीडियो को मैं यहाँ डाल देता हूँ, इस वीडियो को जाकर के आप जाकर के चेकआउट करें। मैंने इसके शुरू में बताया आरसी की टोन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, है ना। डालना समरी को कमेंट में। अब शुरू करने वाले हैं। करें द लास्ट थिंग दैट इंडियाज पैंडेमिक हिट इकोनॉमी नीड्स इज एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। करें आखिरी वो चीज जो इंडिया का पैंडेमिक हिट इकोनॉमी है ना, जो इंडिया का महामारी से चोट खाया हुआ अर्थव्यवस्था है, जिसको जरूरत है आखिरी वो चीज की, कह रहा वो इज है एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। कह रहा आखिरी वो चीज जो इंडिया की चोट खाई हुई इस महामारी से जो इकोनॉमी चाहती है वो है एक एक्सेलरेट होता हुआ इन्फ्लेशन। लास्ट थिंग की वर्ब है इज, लास्ट थिंग सिंगुलर है इसलिए वर्ब आई है इज। इकोनॉमी की वर्ब है नीड्स, इकोनॉमी सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे हमने लगाया एस। समझ रहे हो ना, अभी तक सिंपल लिखा हुआ बिल्कुल। एक्सेलरेट एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, राइजिंग, इंक्रीजिंग, एक्सेलरेटिंग मतलब कोई चीज बढ़ती हुई। जैसे आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, जब आप उसको खींचते हो तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है, वहीं से ये वर्ड आया है ना। चलो करें एंड येट फिर भी, दैट इज प्रिसाइसली व्हाट द लेटेस्ट डेटा पॉइंट टू। करें और फिर भी, येट फिर भी, एंड येट जो है ना यही चीज, दैट इज यही चीज जो है ना, प्रिसाइजली जो है ना, एकदम प्रिसीजन के साथ, एकदम एक्यूरेसी के साथ, वो ये वही चीज है जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट आउट करते हैं, है ना। कह रहे ये जरूर, ये जो ऊपर वाली बात है ना, लेटेस्ट डेटा सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा इस सेंटेंस में देखने वाली चीज क्या है, दो चीजें हैं। लेटेस्ट डेटा की वर्ब है पॉइंट, डेटा एक प्लूरल नाउन होता है, लोगों के दिमाग से निकल जाता है, इसके आगे एस नहीं लगा हुआ, तो लोग है ना पॉइंट्स यूज कर लेंगे इसके बाद जो है ना वर्ब की जो है सिंगुलर वाली फॉर्म को। डेटा को आप प्लूरल माने, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से डेटा प्लूरल ही होगा हमेशा। अच्छा ये प्रिसाइसली क्या होता है, बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही परफेक्ट होता है ना, उसको कहते हैं प्रिसाइज। आप वेरी एक्यूरेट बोलेंगे उसकी जगह आप बोलें प्रिसाइज, है ना। अब मेरा आपसे एक सवाल है, वन वर्ड बताएं मुझे उस पर्सन के लिए जो कि ऑब्सेस्ड है, जो कि सनकी है, प्रीसीजन के लिए, परफेक्शन के लिए। वन वर्ड बताएंगे वो पर्सन के लिए जो कि बहुत ऑब्सेस्ड है प्रीसीजन या परफेक्शन के लिए। पॉज दे रहा हूं मैं 5 सेकंड का, सोचें अपने दिमाग में। चलिए देखो ये मैंने खबरी पे करवाया हुआ है। खबरी एक ऑडियो ऐप है जिस पे मैं अपने ऑडियो लेक्चर्स देता हूँ, रूट वर्ड्स आपको करवाता हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस करवा चुका हूँ, है ना। आप जाकर के उनका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इस वन वर्ड को ऐसे बताया था, पेडागॉग। पेडागॉग, पेडागॉग इसका मतलब क्या होता है, पैड मतलब बच्चा, अगोग मतलब लीडर, ऐसा इंसान जो बच्चों को लीड करे। कहने का मतलब है अ टीचर ऑफ इन्फेंट्स, अ टीचर ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों का, है ना। तो पेडागॉग, अब ये पेडागॉग का एक और मीनिंग होता है, ये क्या करता है, जैसे बच्चों को डांटा जाता है ना, जैसे बच्चों को डांटा जाता है वैसे ही बड़ों को भी डांटता है। तो अगर आपको कोई बहुत लेक्चर देता हो ना अपने घर में, तो आप उसको कह सकते हो स्टॉप योर पेडागॉजी, या यू आर अ पेडागॉग, है ना। आप हमें बहुत लेक्चर देते हो, आप ऐसे बताते हो हमें, कहना मत किसी को, बड़ों को मत बोलना ऐसा ना, मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे तुम्हें कोई ऐसा बोले तो आप उसको बोल सकते हो यार तुम पेडागॉजी बंद करो मेरे साथ, तुम मेरे टीचर मत बनो, बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है वैसे आप मुझे मत पढ़ाएं। तो इसके लिए जो अपने पास एक्चुअल वर्ड है ना वो था पेडागॉग, पेडागॉग, पर इस वर्ड को हमने पेडेंट बना दिया। पेडेंट, पेडेंट का मतलब आजकल की डेट में प्रिसाइसली को जो इस वन वर्ड को मैं पूछ रहा हूँ इसको बोला जाता है पेडेंट। ये बना पेडागॉग से, इसमें पैड लगा भी हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा इसका रूप चेंज होता हुआ, फॉर्म चेंज होते ही बन गया पेडेंट। तो पेडेंट होता है वो इंसान जो कि बहुत ऑब्सेस्ड है प्रिसीजन के साथ। खबरी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं सारी की सारी वोकैबुलरी खबरी पे जोर देकर के करवाता हूँ, है ना। रूट वर्ड्स हो गए, वर्ड पावर मेरी जी करवा रहा हूँ आज की डेट में पूरी किताब वहाँ पे, तो आप वहाँ ऑडियो एसेंस मेरे सुन सकते हैं 5-5 मिनट के। कह रहे जून रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग ऑफ 6.1% is worrying, particularly since it was the first month when the economy reopened from the crippling lockdowns of the preceding 2 months। कह रहे जो जून का रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग है, जून की जो रिटेल मुद्रास्फीति महंगाई की जो रीडिंग है, कह रहा वो है 6.1% की, और वो है बड़ी वरिंग, वो है बड़ी परेशान करने वाली। खास करके तब से, पर्टिकुलरली सिंस, खास करके तब से जब से इट वॉज, ये था फर्स्ट मंथ, और कब, जब इकॉनमी रीओपन हुई, फिर से खुली, कहाँ से, क्रिपल कर देने वाले लॉकडाउन से, अपाइज कर देने वाले लॉकडाउन से। और कौन सा लॉकडाउन था ये,
पहले आने वाले 2 मंथ्स का। तो कह रहे जून की जो रिटेल जो इन्फ्लेशन रीडिंग है ना 6.1% की, बहुत वरिंग है, खास करके इसलिए क्योंकि ये पहला मंथ था जब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद हमारे देश जो है अर्थव्यवस्था खुली। सेंटेंस समझ गए? सब्जेक्ट को पकड़ो, बहुत सिंपल है ना। देखने वाला वर्ड कौन सा है? क्रिपलिंग। क्रिपल कौन होता है? स्पेशली एबल्ड, ऐसा पर्सन जिसको जिसका स्ट्रक्चर होना चाहिए बॉडी का वैसा नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें कुछ खराबी है ना, तो हम उसको स्पेशली एबल्ड बोलते हैं। आजकल डिसेबल्ड की जगह उसको क्रिपल की जगह स्पेशली एबल्ड बोलते हैं। तो क्रिपलिंग मतलब आपको जो चीज़ पैरालाइज करे, डेबिलिटेट करे, इनकैपेसिटेट करे, आपको जो है अपाइज करे, उसको कहते हैं क्रिपलिंग। तो ये लॉकडाउन ऐसे ही लॉकडाउन थे, अपाइज करने वाले थे, है ना। प्रीसीड करना मतलब प्री मतलब पहले, सीड मतलब आना, प्रीसीड मतलब पहले आने वाला। वैसे सक्सीड बनता है, सक मतलब बाद में, और सीड मतलब आना, तो बाद में आने वाला। प्रीसीड से ही वर्ड बना है अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी चीज जो आज तक पहले ना हुई हो, ऐसी चीज जो अभूतपूर्व हो, ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पेशल हो, है ना। वर्ड्स का एक जाल है, एक नेट है, अपने दिमाग में आप बनाएं, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए वोकैबुलरी को याद करना। रूट वर्ड्स को पकड़ो, आप सभी को सजेस्ट करूंगा। आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर ये इज यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आर आना चाहिए था। राइजिंग प्राइसेस डिस्पाइट द डिप्रेस्ड डिमांड आर अ कॉज ऑफ डिस्क्वाइट। इसके पीछे एक रीजन है, मैं फिर आपको बताऊंगा। कुछ राइटर्स जो है ना इस तरह की चीज़ों को इज लगा करके जो है सिंगुलर के अंदर बताते हैं, तो ये एक्चुअल में ग्रामर का रूल कम है और आपके राइटिंग स्टाइल का जो है ज़्यादा जो है इसमें योगदान है। कह रहा अ क्लोजर लुक एट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिवील्स दैट प्राइसेस इज द फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप रोज an average 7.3% year on year, with the key protein sources of pulses and products surging 16.7%। एक बार इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। करेक्ट क्लोजर लुक लेना आप, अगर एक आप पास में आकर के ध्यान से अगर आप देखें किसको भाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, करेक्ट, इसकी अगर आप लुक लें तो ये जो लुक है ना ये रिवील करती है, ये आपके सामने खुलासा करेगी। अच्छा किस चीज़ का? वो ये होगा खुलासा दैट कि प्राइसेस जो हैं एक तो फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप के अंदर, फूड मतलब खाना, बेवरेजेस मतलब पीने वाली ड्रिंक्स, तो कह रहे प्राइसेस जो दाम है ना इस जो है ना इस ग्रुप के अंदर वो रोज हो गए, देखो राइज की सेकंड फॉर्म रोज, है ना, ये उठ गए, बढ़ गए एक एवरेज 7.3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब पिछले साल अगर 100 रुपए थे तो इस साल 107 रुपए 3 पैसे, है ना, 30 पैसे। कह रहा और कैसे बढ़े कि इसके की जो प्रोटीन सोर्सेस है ना, कौन से, दालें और प्रोडक्ट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन के सोर्सेज है, इनके सर्च करने के साथ, इनके इंक्रीज होने के साथ कितना 16.7%। तो फूड एंड बेवरेजेस में इतना इन्फ्लेशन आया 7.3% का, दालों में इतना इन्फ्लेशन आया 16.7% का, मीट और फिश क्लाइंबिंग में आया 16.2% का, ये आप जानते हैं मीट एंड फिश क्या होता है, और मिल्क एंड इट्स डेरिवेटिव्स में आया राइजिंग आई 8.4% की। समझ गए ना। तो ऐसे इन सब के अंदर आने के साथ ही फूड और बेवरेजेस के दाम 7.3% बढ़ गए। अब देखो फूड एंड बेवरेजेस जो है ना इन सब से मिलकर के बना है, तो इसने बताया इसके घटक जो हैं फैक्टर्स हैं उनमें कितना उछाल आया, उससे फूड एंड बेवरेजेस को कितना उछाल मिला, है ना। तो इसको अंदर जाकर के पढ़ने की कोशिश करें, सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे आएंगे, है ना। रोज लगाया मैंने, यहाँ पे रेज्ड नहीं लगाया है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, है ना। एवरेज 7.3% ईयर ऑन ईयर, है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसका ये। अच्छा सर्ज करना, इंक्रीज होना, लहर को बोलते हैं सर्ज। जब कोई चीज सर्ज होती है तो जैसे लहर होती है ना वैसे इंक्रीज होती है। डेरिवेटिव्स होता है आपके ऊपर बेस्ड कोई चीज। मिल्क डेरिवेटिव्स का मतलब है मिल्क के ऊपर बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि दही जिसको इंडिया में कर्ड बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं योगर्ट, है ना। जैसे कि पनीर जिसको इंडिया में पनीर बोलते हैं, कॉटेज चीज बोलते हैं, अंग्रेज कॉटेज चीज, है ना, कॉटेज चीज। तो इस तरह से मिल्क डेरिवेटिव्स का मतलब है मिल्क के ऊपर बेस्ड प्रोडक्ट्स, है ना, कॉटेज चीज एंड योगर्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। करें इन्फ्लेशन इन द फूड कैटेगरी वुड हैव बीन मच फास्टर बट फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स moderating the gains as anxious growers likely sold the perishables at distress rates, resulting in fruit showing a 0.7% deflation and vegetable posting a marginal 1.9% gain। ध्यान से पढ़ना, सिंपल सेंटेंस है। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है फूड कैटेगरी में वुड हैव बीन मच फास्टर, होती बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से। वुड हैव बीन को भी देखेंगे। इन महंगाई जो है फूड कैटेगरी में होती बहुत फास्टर, बहुत ज़्यादा, है ना, मच फास्टर। कह रहे एक्सेप्ट फॉर, सिवा इसके, एक्सेप्ट फॉर, बट फॉर ये एक्सेप्ट फॉर, सिवा इसके। अच्छा किस चीज़ के? वेजिटेबल और फ्रूट के मॉडरेट कर देने के इन गेंस को। वेजिटेबल और फ्रूट्स ने इस गेंस को कम कर दिया, है ना। ओवरऑल इस कैटेगरी में बहुत बढ़ने वाला था पर सब्जियां और फलों ने इनके दामों को कम रखा। कैसे? जैसे कि क्योंकि एज जो एंग्शियस ग्रोअर थे
जो डिस्क्वाइट, जो फॉरबोर्डिंग, जो परेशान ग्रोवर से फसलों को उगाने वाले थे, उन्होंने लाइकली संभावित ऐसा सोल्ड कर दिया, बेच दिया अपने पेरिशेबल आइटम्स को, अपनी फलों और सब्जियों को एक डिस्ट्रेस रेट्स के ऊपर, ऐसी रेट्स के ऊपर जो कि बहुत कम होती हैं और इमरजेंसी के अंदर आप बेच डालते हो किसी चीज़ को ना, तो ऐसा उन्होंने बेच दिया। अच्छा, रेट्स कहाँ से आई? रिजल्टिंग हुई है उस किसमें, फ्रूट के दिखाने में एक 0.7% के डिफ्लेशन को, दामों में कमी को, और वेजिटेबल के पोस्ट करने के एक हल्के से 1.9% के गेन को। एक बार सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसकी ग्रामर वोकैबुलरी में आते हैं। देखो, इन्फ्लेशन जो है ना फूड के अंदर, वो वेजिटेबल और जो है फ्रूट्स, वो उसका पार्ट है ना। फूड के अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स दोनों आ गए। तो कह रहे हैं इन्फ्लेशन जो फूड में ना, वो बहुत तेजी से होता अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स ने अपने गेन्स को कम ना किया होता। इन दोनों चीज़ों की वजह से फूड में इन्फ्लेशन कम आया है। कह रहे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बड़े परेशान फसल करने वाले जो किसान थे, उन्होंने लगता है अपनी बेच दिया पेरिशेबल आइटम्स को, अपने जो है ना वेजिटेबल और फ्रूट्स को, ऐसे डिस्ट्रेस रेट्स पे, ऐसे कम दामों पे, जो कि रिजल्ट हो गए फ्रूट्स के दिखाने पे 0.7% के डिफ्लेशन को। इतना कम दाम हुआ है फ्रूट्स का, है ना, 0.7%, और वेजिटेबल्स के पॉज करने पे हुआ है हल्के से मार्जिनल से 1.9% के गेन को। तो इन दोनों की वजह से इन्फ्लेशन कम आया। समझ गए? डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का बिल्कुल उल्टा मतलब है। जब दाम चीज़ों के कम होते हैं तो मार्केट में आ जाता है डिफ्लेशन, है ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। पेरिशेबल क्या होता है? ऐसी चीज़ जो आपके फ्रिज के बाहर रखो तो एक दिन में खराब हो जाए, है ना, ऐसा याद रखो। आइटम्स दैट गेट स्पॉइल्ड वेरी फास्ट आर कॉल्ड पेरिशेबल आइटम्स। यू कीप दोज आइटम्स इन योर रेफ्रिजरेटर्स, दोज आर पेरिशेबल आइटम्स, है ना। जैसे दूध के प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब के सब पेरिशेबल आइटम्स हैं। पेरिश का मतलब होता है डाई करना, ये आइटम्स बहुत जल्दी मर जाती हैं, पेरिशेबल आइटम्स। चलो, अच्छा, बट फॉर आप जान गए ना, एक्सेप्ट फॉर, बट फॉर दोनों का मतलब एक ही है, प्रपोजिशन फ्रेज है, सिवाय इस चीज़ के, है ना, सिवाय इस चीज़ के। वुड हैव बीन क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। एक बार आपके सामने एक चार्ट बना करके रख रहा हूँ, इस चार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले एक बार है ना 5 सेकंड, 2 10 सेकंड, 2 20 सेकंड, इस चार्ट के 6 सेंटेंसेस को देखो और आप जो नीचे फॉर्मूला रखा है उसको देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। हमेशा आपको याद रहेगा, कभी भी मॉडल से आप नहीं डरोगे। अगर आप किसी भी चीज़ से डरते हो ना, मॉडल से नहीं डरोगे। चलो, इस चार्ट के अंदर फिर बता रहा हूं, पूरा मॉडल चैप्टर समराइज्ड है, पूरा का पूरा मॉडल चैप्टर इस चार्ट के अंदर समराइज्ड है। अगर आपकी आंख है, नजर है तो देखने वाली, देखना कैसे। मॉडल के बाद में बेनिफिटिव आएगा, इस बात को अगर आप याद रखें तो चार्ट पूरा का पूरा आप समझ जाएंगे। मॉडल के बाद में क्या आएगा भाई? बेयर इन्फिनेटिव। अच्छा सर, अगर ना आ रहा हो तो हमारे पास स्टेपनीज हैं 2। स्टेपनीज है क्या? 2, एक्चुअल में 3 है। चलो तीनों के नाम लिख देता हूं मैं। पहली स्टेपनी है बी, दूसरी स्टेपनी है हैव, तीसरी स्टेपनी है बिन, है ना, बी, हैव और बिन। अच्छा सर, कैसे इनको यूज करना है? देख लो मेरे साथ। आई वुड स्टडी, स्टडी मतलब एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल वुड के बाद में आ रही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। वुड का मतलब निकाल लो, जो होता है करूंगा, है ना, किसी काम को करूंगा, बहुत कम चांसेस है पर करूंगा। आई वुड स्टडी, मैं पढ़ूंगा, बहुत कम चांसेस है पर मैं पढ़ूंगा। सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। अब देखो, आई वुड बी स्टडीड, यहाँ पे बी क्यों लगाया? मान लो ये बी मैं यहाँ से निकाल दूं, मान लो मैं बी यहाँ से निकाल दूं, तो सेंटेंस ऐसा होता, आई वुड स्टडीड। भाई स्टडीड क्या होता है? आपको या तो स्टडी लगाना है, या यहाँ पे स्टडीड को स्टडी में चेंज कर दो, या बीच में कोई दूसरा बेयर इन्फिनेटिव डाल दो। सर मैं इस स्टडीड को चेंज नहीं करना चाहता, मुझे तो एक स्टेपनी दे दो बीच में ताकि ये सेंटेंस सही हो जाए। तो स्टेपनी लगेगी बीच में बी, आई वुड बी स्टडीड। अब इस सेंटेंस का मतलब बदल गया। मतलब कैसे बदल गया? ये बन गया एक बी प्लस में V3। इसका मतलब क्या हो गया? मैं पढ़ा जाऊंगा, मेरे ऊपर स्टडी होगी, मैं स्टडी नहीं करूंगा, लेबोरेटरी के अंदर मुझे लेटा करके मेरे ऊपर स्टडी की जाएगी। पैसिव के अंदर मैंने मॉडल को यूज कर दिया। तो पहली चीज क्या देखी हमने? मॉडल प्लस V1 सिंपल एक्टिव नो एक्शन। मॉडल प्लस V1 सिंपल एक्टिव नो एक्शन, है ना। सिंपल एक्टिव है, एक्शन हो रहा है यहाँ पे, नो एक्शन नहीं, एक्शन हो रहा है ना। दूसरी चीज हमने क्या देखी? मॉडल के बाद में V प्लस V3 आ रही थी, मॉडल के बाद में V प्लस V3 आ रही थी, हमने बना दिया सिंपल पैसिव। अच्छा, अब तीसरी चीज देखते हैं, आई वुड हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, आई वुड हैप्पी। भाई हैप्पी तो कोई वर्ब नहीं है, हैप्पी तो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो स्टेपनी घुसा दो बीच में। स्टेपनी कौन सी है अपने पास? एक स्टेपनी है सर अपने पास अभी तक तो, बी नाम की, आई वुड बी हैप्पी। तो तीसरी कंडीशन क्या है? मॉडल के बाद में एडजेक्टिव नाउन आए तो बीच में आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा बीच में? बी। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा सिंपल एक्टिव
पर कोई एक्शन उसमें नहीं हो रहा होगा। देखो यहाँ पे भी ये हो रहा था, वुड के बाद में V1 आ रही थी, यहाँ भी आ रहा है वुड के बाद में B प्लस में एडजेक्टिव आ रहा है, ये नाउन भी आ सकता है, ये भी एक सिंपल एक्टिव है पर इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, मैं खुश होऊंगा। अरे भाई एक्शन क्या है इसमें, आप कहीं जाओगे, कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे हो, आप तो अपनी स्टेट बता रहे हो, अवस्था बता रहे हो, तो ये स्टेटिव सेंटेंस बनाता है एक्शन ना होने की वजह से, नो एक्शन। अच्छा अब चौथी कंडीशन देख लेते हैं, 3 कंडीशन देख लेना आपने, अब चौथी देखो। अगर मैं यूं बोल दूं आई वुड स्टडी को पास्ट में लाने की कोशिश करूं, है ना, मैं पढ़ा होता, पास्ट की बात कर रहा हूं, पास्ट की, मैं पढ़ा होता, है ना, उस केस में क्या करूं मैं, वुड के बाद में एक दूसरी स्टेपनी आती है हैव नाम की, वुड के बाद में एक दूसरी स्टेपनी आती है हैव नाम की, जिसका काम होता है किसी मॉडल को पास्ट में बदल देना। आई वुड हैव, अब स्टडी नहीं स्टडीड, क्योंकि हैव तो अपने बाद में V3 ही लेगा। अब कोई मुझसे पूछे सर बेयर इंफिनिटिव कहाँ गया, स्टडी का तो आपने स्टडी बना दिया, बस आपकी नज़र यहीं धोखा खा रही है। ये हैव, बीन और बी बेयर इंफिनिटिव ही हैं, बिन तो नहीं एक्चुअल में, हैव और बी दोनों के दोनों बेयर इंफिनिटिव हैं। तो हैव आ गया, मॉडल मान गई, हैव के बाद में V3 आ गई, हैव ही मान गया, हैव लगने की वजह से सेंटेंस पास्ट में बन गया। आई वुड हैव स्टडीड, मैंने पढ़ा होता, भाई मैंने पढ़ा होता अगर मुझे नींद ना आई होती, भाई मैंने पढ़ा होता अगर मेरे पास किताब होती, भाई मैंने पढ़ा होता अगर मेरा मन होता, समझ गए ना, आई वुड हैव स्टडीड। ऐसे ही बनाना है आपको मैं ऐसे उस नज़र से बता रहा हूँ जिस नज़र से बुक लिखी जाती है, समझ रहे हो ना, उस तरीके से मैं समझा रहा हूँ जिसकी तरीके से आपको रट्टे वट्टे नहीं मारने, खुद बनाओगे चीज़ों को। अब एक लास्ट सेंटेंस बच गया इन सब का बाप, देखो ये वाला भी मैंने आपको बता दिया, हैव प्लस V3 क्यों लगती है, एक्टिव बनता है पास्ट के अंदर। अब सर मान लो पास्ट के अंदर जैसे आपने यहाँ प्रेजेंट में एक्टिव बनाया, पास्ट में एक्टिव बनाना हो, कैसे, पास्ट में एक्टिव बनाना हो तो पास्ट के लिए हैव तो लगेगा ही लगेगा, पास्ट के लिए हैव तो लगेगा, और बी की जगह बिन हो जाएगा, क्योंकि हैव जो है बी फैमिली की थर्ड फॉर्म अपने बाद लेगा, है ना, मतलब हैव जो है थर्ड फॉर्म ही लेता है किसी भी की अपनी, तो बी की थर्ड फॉर्म हमने बना दी बिन। तो स्टेपनी नंबर 3, तो हैव बिन स्टडीड, आई वुड हैव बिन स्टडीड, मुझ पे स्टडी की गई होती अगर मैं तैयार हो जाता, आई वुड हैव बीन स्टडीड, मुझ पे स्टडी की गई होती अगर मैं स्टडी के लायक होता, आई वुड हैव बीन स्टडीड, मुझ पे स्टडी की होती अगर उन्होंने मुझे स्टडी के लिए प्रिपेयर किया होता, है ना, तो आई वुड हैव बीन स्टडीड ऐसी मुझ पे स्टडी की गई होती, समझ गए ना। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर आपकी हैव प्लस में बिन प्लस में V3, रिपीट कर लेना। इसके बाद और इसके पहले मॉडल्स में कुछ नहीं है, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। सिंपल एक्टिव कौन है, सिंपल एक्टिव बिना एक्शन के कौन है, पैसिव कौन है, पास्ट में एक्टिव कौन है और पास्ट में पैसिव कौन है। आप वुड की जगह कैन ले लो, कुड ले लो, शुड ले लो, मुड ले लो, जो आपकी इच्छा है ना, जिस मॉडल को लगाना लगा लो, चार्ट ये ही रहने वाला है। बढ़े आगे। अब क्या हुआ अपने पास, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी हुई है वुड हैव बिन, तो फूड कैटेगरी वुड हैव बिन मच फास्टर, फूड कैटेगरी होती, देखो यहाँ पे आई वुड हैव बीन हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी होता, फूड कैटेगरी वुड हैव बीन फास्टर, फूड कैटेगरी बहुत जो है फास्टर होती, समझ गए ना। चलो आगे बढ़े, अब आ जाओ। कह रहा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स पेट्रोल एंड डीजल ऑल्सो पोस्टेड 7.1% जंप। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन दोनों चीज़ों ने जो कि इंक्लूड करता है पेट्रोल एंड डीजल को, पोस्ट किया एक 7.1% के जंप को। अब यहाँ पे फिर पॉज लो, विच तो देखो आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, उसकी वर्ब पता लगती है हमें, वो सिंगुलर है प्लूरल है, पर वर्ब लगी है सिंगुलर, इंक्लूड्स, है ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दो चीजें हैं, वर्ब इसके लिए लगाई है हमने इंक्लूड्स, क्यों लगाई है फटाफट एक बार सोचो फिर मैं बताता हूं। चलो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक सिंगल आइडिया को बताते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक सिंगल सोल, एक ही चीज को बताते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर है, जैसे कि मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स है, जैसे कि कार्ड एंड कैरेज है, समझ लो ना, जैसे कि टाइम एंड टाइड है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इसकी वर्ब हम जो है सिंगुलर रख रहे हैं, उस लिस्ट में इसको डाल दें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को, है ना। चलो, द रिसेंट सस्टेन्ड इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस इज एक्सपेक्टेड टू फीड थ्रू इनटू हायर कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोड्यूस and it is therefore hard to envisage food prices softening at least in the near term। कह रहा है हाल की जो सस्टेन्ड इंक्रीज है, जो लगातार से बना हुआ इंक्रीज या इजाफा है फ्यूल के प्राइसेस में, वो एक्सपेक्टेड है, उससे एक ही आशा है भाई, क्या है कि वो फीड थ्रू इनटू करेगा, वो जाके रिजल्ट होगा, फीड थ्रू इनटू मतलब किसी चीज़ में रिजल्ट होना, वो जाके रिजल्ट होगा बहुत ज़्यादा कॉस्ट में, बहुत ज़्यादा दामों में, और किस काम के, ट्रांसपोर्ट करने की, फार्म की प्रोड्यूस को, किसानों की खेती को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। कह रहा और इसलिए एंड इट इज़ देयरफॉर, इसलिए ये बहुत हार्ड होगा ऐसा परिकल्पना करना, ऐसा इमेजिन करना, एनविजिस करना कि फूड प्राइसेस सॉफ्ट हो जाएंगे
कम से कम नियर टर्म में तो नहीं। समझ गए ना। तो कह रहे लगातार आप पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हो, सस्टेन्ड इंक्रीज हो रहा है फ्यूल के प्राइसेस में, और इससे एक एक्सपेक्टेशन हमें कि हायर कॉस्ट आगे भी बनी रहेगी ट्रांसपोर्ट करने की फार्म प्रोड्यूस को, और लगता नहीं है हमें नियर टर्म के अंदर दामों में कमी आने वाली है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो चीज़ों के दाम अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, है ना। वर्ब देखने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? फीड थ्रू इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, रिजल्ट इनटू होना, किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में जाकर के नतीजन निकलना, रिजल्ट इनटू होना, फीड थ्रू इनटू। एनविजेज मतलब परिकल्पना करना, इमेजिन करना, कंसीडर करना, एक्सपेक्ट करना, एंटिसिपेट करना, किसी चीज़ के बारे में पहले से सोचना, है ना, परिकल्पना। सस्टेन लगातार बना हुआ, कंटिन्यूड है, प्रेवलेंट है, जो चीज़ लगातार बनी हुई है उसको कहते हैं सस्टेन्ड। बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लो इनके, याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से, मैंने भी ऐसे याद किए थे, आप भी कर सकते हैं। कह रहे द रैपिड एंड टाइमली ऑनसेट ऑफ द मानसून इन जून विद हायर रेनफॉल डज ऑफर सम reassurance। कह रहे जो लगातार और टाइमली ऑनसेट है ना, लगातार रैपिडली मतलब तेजी से और टाइमली मतलब वक्त पे, है ना। तो कह रहे तेजी से और वक्त पे जो शुरुआत है, ऑनसेट है मॉनसून की जून के अंदर, और कैसे भाई? हायर रेनफॉल के साथ, बहुत ज़्यादा बारिश की क्वांटिटी के साथ। कह रहे ये जो ऑनसेट है ना, डज ऑफर, ये ऑफर करता है, ये हमें हमारे सामने एक ऑफर रखता है, और किस चीज़ को? सम रीअश्योरेंस, थोड़े से भरोसे को। रीअश्योरेंस मतलब किसी चीज़ की आपको बार बार एश्योरेंस मिले, भरोसा मिले। तो कह रहे मॉनसून से ही अब सारी की सारी हमें आशा है, उससे कुछ ना कुछ ठीक होगा अपने देश के अंदर। ऑनसेट आप जानते हैं किसी चीज़ की शुरुआत, बिगिनिंग, स्टार्टिंग, कमेंसमेंट, है ना, किसी चीज़ की आगाज। डज ऑफर एम्फेटिक वर्ब है। यू वर्कड हार्ड, आपने बहुत अच्छे से काम किया। यू वर्कड हार्ड, आपने बहुत जो है मेहनत से काम किया, है ना। पर इसी चीज़ को मैं जोर डाल करके बोल सकता हूँ, वर्ड की सेकंड फॉर्म, वर्ड की जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म बना के इसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के यू डिड वर्कड हार्ड, यू डिड वर्कड हार्ड। ध्यान ये रखना, जैसे ये करोगे सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देना। डिड डू ये अपने बाद में वर्ब का बेनिफिटिव लेती है ना। तो यू डिड वर्क हार्ड बोल के मैं बोलूँगा भाई तुमने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया, बहुत जो है मेहनत से काम किया। तो ये एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब्स है। डिड यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, जानबूझ के लगाया सेंटेंस में जोर डालने के लिए, सेंटेंस की वर्ब के ऊपर। शी लुक्स परफेक्ट, एकदम परफेक्ट दिखती है वो, शी लुक्स परफेक्ट। और इसको बोलना हो ना भाई, शी डज लुक्स परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट दिखती है वो, है ना। इस बात को और जोर डाल के बोल दिया। ध्यान कर रखना है, लुक्स के आगे से इसको निकाल देना, है ना। चलो, करे इट if the rain sustain the early momentum and cover the key agrarian heartland adequately, the prospects of a bountiful harvest and a resultant moderation in food prices later in the year are bright। कर अगर if the rain sustain, अगर रेन सस्टेन करती हैं, बनी रहती हैं, बनाए रखती हैं भाई किसको? इसके शुरुआती मोमेंटम को, संवेग को, इसकी रफ्तार को, है ना। शुरुआती पुश को अगर अपना जो है रेंस आगे भी बनाए रखती हैं, और यही रेंस एंड के बाद कवर करती हैं इस इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हार्टलैंड को एडिक्वेटली, बहुत जो है पर्याप्त रूप से, है ना। हार्टलैंड होता है जहाँ पे आपका हार्ट है, ऐसी लैंड जहाँ पे आपका हार्ट है, जो मेन आपका एरिया ना उसको कहते हैं हार्टलैंड। तो अगर रेंस बना रखती हैं अपना मोमेंटम को और कवर करती हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, ऐसी हार्टलैंड को, एग्रीकल्चर हार्टलैंड को। तो अगर होगा क्या? जो प्रॉस्पेक्ट है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो लाइकलीहुड है, वो किसके? एक बहुत ही एबेंडेंट बाउंटीफुल हार्वेस्ट के, एक बहुत ही अच्छी फसल के, और उससे रिजल्ट होने वाले कमी के, मॉडरेशन के फूड के प्राइसेस में लेटर इन द ईयर के बाद में आने वाले ईयर में, कह रहा है वो आर ब्राइट। ये प्रॉस्पेक्ट्स जो है ना, ये संभावनाएं बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत ही चमकीली हैं। समझ गए सेंटेंस को? बरसातें बनी रहें और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र के अंदर और जो है अच्छी सी बरसात हो जाए, कवर कर जाए बरसातें, तो हमें लगता है आने वाले टाइम के अंदर दिसंबर के आसपास प्राइसेस कम रहेंगे। बाउंटीफुल मतलब एबंडेंट हो, प्लेंटीफुल हो, लेविश हो, बहुत ज़्यादा हो, उसको कहते हैं बाउंटीफुल। हार्वेस्ट होती है फसल, क्रॉप। एग्रेरियन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल, इसकी जगह आप एग्रीकल्चरल भी लिख सकते थे। मोमेंटम संवेग को बोलते हैं, पुश, थ्रस्ट, एम्पिडस, इस वर्ड को ध्यान देना है ना। एम्पिडस मतलब किसी काम को करने का पुश होता है ना, उसको कहते हैं एम्पिडस। बढ़े आगे, करें स्टिल, फिर भी, फॉर नाउ, अभी के लिए, वेजिटेबल प्राइसेस आर रिपोर्टेड टू बी सर्जिंग एंड प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्लोरिंग वेज टू इंसुलेट देयर बिजनेसेस फाइनेंशियली फ्रॉम द वीक डिमांड। कह रहा फिर भी, अभी के लिए, फॉर नाउ, वेजिटेबल प्राइसेस जो हैं, जो दाम है सब्जियों के, आर रिपोर्टेड। अब देखो यहाँ ये ठीक हो गया, प्राइसेस के लिए इसने आर को यूज़ किया, ऊपर इसने इसको यूज़ किया था। कह रहा है जो दाम है ना सब्जियों के, उनको रिपोर्ट किया जाता है, और कैसा? सर्ज होता हुआ,
कंटिन्यूस इन्फिनिटिव, टू बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कह रहे हैं इनके दामों को ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि ये सर्ज हो रहे हैं फिर भी, और जो प्रोवाइडर्स हैं, जो देने वाले हैं गुड्स को और सर्विस को, माल को और सेवाओं को, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं तरीकों को, वेज को, ताकि वो इंसुलेट कर पाएं, अलग कर पाएं, सेग्रीगेट कर पाएं, सेपरेट कर पाएं उनके बिजनेसेस को आर्थिक तौर पे फाइनेंशियली वीक डिमांड से, इस मांग से जो बहुत कमज़ोर है। समझ गए? तो फिर भी वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जो है वेजिटेबल बेचने वाले, जो सर्विस देने वाले, वो कोशिश कर रहे हैं कैसे अपने बिजनेसेस को फाइनेंशियली फ्लोट रखा जाए, अफ्लोट रखा जाए, उनको सस्टेन करवाया जाए। इंसुलेट करना मतलब किसी चीज़ को अलग करना, सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना, एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ की शुरुआत जो है ना ढूंढना, सर्च फॉर करना, लुक फॉर करना, सीख करना, है ना। अच्छा, टू बी सर्चिंग आपको मैंने बताया कंटिन्यूस इन्फिनिटिव है। ये 3 सेंटेंसेज है, मैं आपको हर क्लास में ऐसी सेंटेंस बताता हूँ, है ना। बार बार इनको देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा टू बी प्लस में वी की आईएनजी क्या काम करती है। यू सीम टू बी एंजॉइंग पार्टी, लगता है तुम बड़ा एंजॉय कर रहे हो पार्टी को। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें डांस करते हुए देख रहा हूँ, कुछ खाते पीते देख रहा हूँ, तो मैंने तुम्हें बोल दिया भाई लगता है तुम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हो पार्टी को। यू सीम टू बी एंजॉइंग द पार्टी। प्राइसेस आर रिपोर्टेड टू बी सर्चिंग, प्राइसेस को रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो सर्च हो रहे हैं, है ना। ऐसी रिपोर्ट आ रही है प्राइसेस सर्च हो रहे हैं, है ना। यू शुड टू बी स्टडिंग राइट नाउ, तुम्हें इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए था। देखो यहाँ जो टू आता है इसको मिस कर देते हैं, क्योंकि मॉडल के बाद में टू कभी आता नहीं है। ये टू को आप वैसे ही है तो कंटिन्यूस इन्फिनिटिव, पर इस टू को हम निकाल देते हैं। तो यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ, तुम्हें इस वक्त पढ़ता हुआ होना चाहिए था। तो कंटिन्यूस किसी चीज के बारे में बताता है, कंटिन्यूस इन्फिनिटिव। बढ़े आगे, चलो। स्टील कंपनीज रिसेंटली अनाउंस्ड दे वर रेजिंग प्राइसेस in response to the rising cost related to iron ore एंड द कोविड-19 पैंडमिक। कह रहा स्टील कंपनियों ने हाल में ऐलान कर दिया, वो रेज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे प्राइसेस को। रेज RAISE रेज वाला है ना, वो बढ़ा रहे थे प्राइसेस को प्रतिक्रिया में, रिस्पांस में, इन रिस्पांस टू बढ़ती हुई कॉस्ट के, जो कि रिलेटेड है आयरन और से, जो कि रिलेटेड है कच्चे जो है आयरन से, लोहे से, और जो रिलेटेड है कोविड-19 पैंडमिक से। तो स्टील कंपनियों ने बोल दिया भाई इस पैंडमिक के कारण ऐसी तैसी होगी हमारे बिजनेसेस की, आयरन और महंगा मिलता है, हम तो अपने प्राइसेस को बढ़ाने वाले हैं। अपने दिमाग से पूछो यहाँ पे रेजिंग की जगह राइजिंग क्यों नहीं आया, क्यों यहाँ पे हमने रेजिंग लिखा। इस प्राइसेस सब्जेक्ट को देखते हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे रेजिंग लिखना है ना। चलो, कह रहा रिसर्चर IHS मार्केट्स लेटेस्ट इंडिया बिजनेस आउटलुक सर्वे रिलीज्ड ऑन मंडे पेंट्स अ डिस्मल पिक्चर विद द सेंटिमेंट हैविंग टर्न नेगेटिव इन जून फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 years since it began polling businesses in the country। एक बार इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे ये रिसर्चर है IHS मार्केट, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट है। देखो ये पूरी कंपनी का नाम है IHS मार्केट, ये M बड़ा है ना, इससे मुझे पता लगा ये एक प्रॉपर नाउन है, एक कंपनी का नाम है। कह रहे जो रिसर्च कंपनी है ना, इसकी जो लेटेस्ट ये वाला सर्वे है, कौन सा, इंडिया बिजनेस आउटलुक सर्वे। कह रहे ये जो सर्वे है ना, जिसको रिलीज किया गया मंडे को, ये सर्वे पेंट करता है, ये सर्वे क्या पेंट करता है, एक बहुत ही सैड पिक्चर को, एक बहुत ही डिस्मल सी पिक्चर को। और कैसे पेंट करता है, सेंटिमेंट के टर्न हो जाने के बाद, आपके इमोशंस के बदल जाने के बाद, नेगेटिव है ना, नकारात्मक, जून के अंदर पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम 11 ईयर्स के अंदर। तो 11 ईयर्स में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सब मार्केट के अंदर सब लोगों के सेंटिमेंट नेगेटिव हो गए हैं। इस सर्वे ने हमें ऐसा बताया। अच्छा, ये 11 ईयर्स कब से देखा जाए, कह रहा सिंस इट बिगेन पॉलिंग बिजनेसेस इन द कंट्री, जब से इसने बिगेन शुरू किया पॉल करना, जो है सर्वे लेना बिजनेसेस का इस कंट्री के अंदर। तो 11 साल में पहली बार जब से इसने शुरू किया अपना काम, पहली बार इसने बताया कि हमें इस साल नेगेटिव सेंटिमेंट मिले हैं मार्केट में देखने को। अच्छा, दूसरी चीज ने क्या बताई, कह रहा इसी विद के बाद आ रहा है फर्म्स रिपोर्टिंग अ स्टीप ड्रॉप इन कॉन्फिडेंस। फर्म्स के रिपोर्ट करने को एक बहुत ही स्टीप, बहुत ही गहरे ड्रॉप को कॉन्फिडेंस के अंदर। तो दो चीज़ों को इसने रिपोर्ट किया, मार्केट का सेंटीमेंट गिर रहा है और फर्म्स का कॉन्फिडेंस जो है वो भी स्टीप ड्रॉप में आ रहा है। समझ गए सेंटेंस को। डिस्मल होता है बहुत ही ग्लूमी हो, बहुत ही हॉरिफिक हो, बहुत ही घासली हो, डिसअपॉइंटिंग हो, डिम हो, सैड हो, बहुत ही निराशा भरा हो, डिस्मल पिक्चर होती है वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा सिग्निफिकेंटली द सर्वे शोज दैट while employers are set to cut jobs to cope with faltering demand, companies also plan to raise selling prices over the next 12 months to protect profitability। कह रहे सिग्निफिकेंटली बात ये है, सिग्निफिकेंटली मतलब इंपॉर्टेंटली ये बात है कि ये सर्वे ऐसा शो करता है कि जहां एम्प्लॉयर्स सेट हैं, जहां एम्प्लॉयर्स एकदम तैयार हैं जॉब्स को कट करने के लिए, अगले कुछ महीनों में कई जॉब्स को कट करेंगे। और क्यों कट करेंगे भाई,
कॉप विद करने के लिए, सामना करने के लिए, डील विद करने के लिए, निपटने के लिए लड़खड़ाती हुई फॉल्टरिंग डिमांड से, है ना, इसलिए वो अपनी जॉब्स को कट करेंगे। कह रहे जहां पे ऐसा होने वाला है, कह रहे कंपनी साथ ही साथ ये भी प्लान कर रही है कि वो रेज कर देंगे सेलिंग प्राइसेस को, दामों को अगले 12 महीने के दौरान अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अपने माल को जो है महंगा बेचेंगे, अपनी जॉब्स को कम कर देंगे, इस तरह से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कंपनियां रखने वाली हैं बचा करके। समझ गए? फॉल्टरिंग मतलब ये सारे के सारे सिनोनिम है लड़खड़ाने के। रीलिंग, वॉबलिंग, टैटरिंग, टॉटरिंग, वेवरिंग, सबका मतलब क्या है? लड़खड़ाती हुई कोई चीज। कॉप विद से कॉमन एरर क्वेश्चन निकलता है, कॉप अप विद, कॉप अप विद, कॉप अप विद गलत होता है। कॉप के बीच में अप जो है कभी नहीं लगाना, कॉप विद सही होता है, कॉप अप विद गलत होता है ना। कॉप अप विद लिखा जाता है और बहुत लोग लिखते भी हैं, आपने अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स में भी देख लेना, पर ये गलती करते हैं, बीच में आप नहीं आना चाहिए। समझ गए? चलो, विद इन्फ्लेशन ऑलरेडी अबव द आरबीआई 6% टारगेट अपर बाउंड, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स फेस एन अनवाइबल चॉइस, अनएनवेबल चॉइस। कह रहा है इन्फ्लेशन के साथ ही, विद के साथ ही, इन्फ्लेशन के ऑलरेडी ऊपर होने के, और कहाँ से? आरबीआई का जो 6% टारगेट अपर बाउंड है, आरबीआई ने बोला कि कुछ भी हो जाए, सुनामी भी आ जाए, 6% का टारगेट है, अपर मैंने बाउंड लगा रखा है, इसकी एक मैंने जो मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है, इससे ज़्यादा मैं आने नहीं दूंगा, इससे पहले मैं हरकत में आ जाऊंगा। तो कह रहा है इसके 6% के बाउंड के अबव होने के साथ ही हुआ क्या? मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स जो है ना, वो लोग जो मॉनेटरी पॉलिसी को मेक करते हैं हमारे देश में, जो कि आरबीआई है, वो फेस करते हैं एक ऐसी चॉइस को जो अनएनवेबल है, जिसको कोई भी नहीं चाहता। अनएनवेबल चॉइस वो है जिससे, देखो एनवे एक वर्ड है, इसका मतलब होता है जेलसी, किसी के लिए जलन। एनवेबल वो चीज़ होगी जिसके लिए आपको जलन की जाए, है ना। यू हैव एनवेबल एयर, आपके बाल जो हैं बहुत ही एनवेबल हैं, आपके बाल बहुत ही ऐसे हैं जिसको किसी को भी जलन हो जाए आपके बालों को देख करके, है ना। एनवेबल ब्यूटी, है ना। पर अगर अन लगा दो उसके आगे तो अब ऐसा वर्ड बन गया अनएनवेबल, ऐसी चीज़ जिसको कोई डिज़ायर नहीं है, आपकी ऐसी चीज़ जिससे किसी को भी कोई जलन नहीं है, है ना। तो ऐसी चॉइस आ गई आरबीआई के पास जिसको कोई भी नहीं चाहता, ऐसी चॉइस को, ऐसी खराब चॉइस ऐसी जो है ना आरबीआई के पास अभी है, कैसे इन्फ्लेशन को कम किया जाए। समझ गए ना। अनएन्यूएबल चीज़ वो है जिसको कोई भी नहीं मांगता, जिसको किसी की भी जरूरत नहीं है ना। कह रहा है फर्दर रेट कट टू हेल्प रिवाइव इकोनॉमिक मोमेंटम रिस्क फैनिंग फर्दर प्राइस गेन्स एंड पुटिंग द इकोनॉमी ऑन अ पैथ टू स्टैग्फ्लेशन। कह रहे आगे रेट कट जो है ना हेल्प करने के लिए रिवाइव को, इकोनॉमिक मोमेंटम को, हेल्प रिवाइव आप जानते हैं हेल्प अपने बाद V1 ले लेता है। कह रहे आगे जो रेट कट आया ना रिवाइव करवाने के लिए इकोनॉमिक मोमेंटम को, आर्थिक अपने संवेग को, वो रिस्क करता है फैन करने का काम, भड़काने का काम और फास्टर प्राइस के गेंस को। और कैसे रिस्क करता है? पुट करते हुए इकोनॉमी को एक ऐसे रास्ते पे जो है स्टैगफ्लेशन का, ऐसा एक कंडीशन जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो और इकोनॉमी की ग्रोथ नेट ग्रोथ नेगेटिव हो, लोगों की जेब में पैसा ना हो, सब लोग भूखे मर रहे हो, डिप्रेशन आ गया हो, ऐसा काम हो सकता है। अगर और रेट कट आरबीआई ने किया तो अब आरबीआई जो है और दामों को बढ़ा देगी और इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में धकेल दी जाएगी। समझ गए सेंटेंस को? इसलिए इसकी आज की टोन है बहुत ही एप्रीहेंसिव। लास्ट लाइन आपको बता रही है कि कुछ इसको समझ नहीं आ रहा, कर अब ये पॉलिसी मेकर्स को देखना है, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी आपको सजेशन नहीं दे सकता। फैन करना मतलब आग के अंदर अगर आप पंखा रख दें फैन, तो वो फैनिंग करेंगे, आप आग को भड़काएंगे, प्रोवोक करेंगे, इंस्टिगेट करेंगे, इंसाइट करेंगे, ट्रिगर करेंगे। फैनिंग वहीं से बना है, किसी चीज़ को फैन दे करके आग को भड़काना, है ना। चलिए इसी के साथ ये अपना सिंपल सा एडिटोरियल पूरा हुआ। इकोनॉमिक एडिटोरियल आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको भी सिंपल लगने लगेंगे जैसे मुझे लगा करते हैं, है ना। अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे बताएं अपने कमेंट्स को, अपनी समरी को डालें, अपने क्वेश्चंस को डालें क्विज के, और एक वीडियो को लाइक जरूर देना, है ना। आपके लाइक्स और आपके शेयर ही हैं चैनल को मुझे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है, मैं चैनल को ठीक से प्रमोट नहीं कर पा रहा हूँ अपने टाइम कम होने की वजह से। साइनिंग आउट।